आइए आज हम पर्यावरणीय अध्ययन के कार्य क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, यानी कि स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। किस किस क्षेत्र के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं, इनको हम संक्षिप्त रूप से कुछ टॉपिक्स में विभाजित करते हैं ताकि इजीली एक एक टॉपिक को हम क्लियर करें। आज मैं संक्षिप्त रूप से इन टॉपिक्स का वर्णन करूंगा। संक्षिप्त रूप से इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि हमारे पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ पक्ष हैं। इनमें पहला पॉइंट हम लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम क्या है, इसका हम वर्णन करते हैं। इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र से हमारा अभिप्राय उस तंत्र से है जिसमें जैविक तथा अजैविक तत्वों के समूह पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा देता हूं। वैसे तो बहुत ज्यादा इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि एक तरफ पेड़ पौधे हैं और दूसरी तरफ जीव या मानव है, तो हम देखते हैं दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? मनुष्य है वो कार्बन अपने मुंह से छोड़ता है और ये कार्बन मानव के लिए तो दिक्कत पैदा करती है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पेड़ पौधे इसको कंज्यूम कर लेते हैं। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो मानव के लिए हितकारी है, तो पेड़ पौधों की ऑक्सीजन मानव प्राप्त करते हैं और मानव कार्बन की मात्रा छोड़ते हैं। इस प्रकार से आपस में इनका इंटरेक्शन होता है। और इस तरह से अगर हमारे पेड़ पौधे बराबर में होंगे, 33% क्षेत्र में एरिया में जो रहने वाले लोग हैं और 33% क्षेत्र में वन हैं, तो कभी भी चाहे कितने ही हजारों साल हो, कभी भी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अर्थात वायु प्रदूषण कभी नहीं होगा। तो ये है इंटरेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं जैसे खेती का है, मानव का है, तो नॉन लिविंग होगी खेती, और मानव है जैविक हो गया। तो ये अपने फसल पैदा करने के लिए हजारों सालों से, करोड़ों सालों से कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और खेती के बदले में मानव जो है अपना कार्य कर रहा है, खेती के बदले में हम अनाज पैदा कर रहे हैं। हम उसमें प्रॉपर वे से पानी देते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, बीज डालते हैं, और फिर हम बराबर फसलें लेते रहते हैं। तो एक प्रकार से एक दूसरे का इंटरेक्शन होता रहता है। अगर इनमें से डिस्टरबेंस हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। जैसे कि किसी खेती के अंदर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दें, एक लिमिट खत्म हो जाए और मानव उसमें बहुत ज्यादा गंदगी फैला दे, तो अनाज पैदा होना कम हो जाएगा या बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगी जमीन। तो ऐसे हालात के अंदर हमें इसका बैलेंस बनाए रखना है। तो ये है आपस में पारिस्थितिक तंत्र की बात। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे हैं प्राकृतिक संसाधन में वन संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। इसी प्रकार से जल संसाधन है, जल भी हमें प्रकृति ने फ्री दिया है, प्राकृतिक रूप से है। वायु है, वायु भी प्रकृति की ही है, ये प्रकृति ने इस्तेमाल करने के लिए खूब दी है, बढ़िया। इसी प्रकार से हमारे पास विभिन्न प्रकार के लोहा, तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, सोना, चांदी, दुनिया भर के जो है हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमें प्रकृति ने दिए हैं। इसी प्रकार से फूड रिसोर्सेज हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें हम पैदा करते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे फलों से फल प्राप्त करते हैं। तो खाद्यान्न की जो चीजें हैं वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से भू संसाधन, लैंड रिसोर्स, यानी प्रकृति ने हमें भूमि भी जो है प्राकृतिक रूप से दी है। तो ये हमारे प्रकृति की चीजें हैं, इनको जो है हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। इनको वर्गीकरण करते हैं सुविधा के अनुसार, क्लासिफाई करते हैं। तो उनको समझाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से है कि हम सबसे पहले कहते हैं प्रकृति के आधार पर हम जो है इसका प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण करेंगे। तो क्या होता है, इसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है असमाप्य संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। असमाप्य कौन से होते हैं? वे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी कभी खत्म
नहीं होते, उसे हम कहते हैं असमाप्य, वो कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे हमारी वायु है, वायु इस्तेमाल करते रहते हैं, हजारों करोड़ों सालों से इस्तेमाल करते हैं, कभी गंदगी हो जाती है लेकिन हम फिर उसको शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार से है ज्वार शक्ति है, ये कभी खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार से सोलर एनर्जी है, सूर्य की रोशनी है, ये कभी खत्म नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दूसरे प्रकार से है समाप्य संसाधन, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी समाप्य का मतलब है समाप्त होने वाले। जो संसाधन एक बार इस्तेमाल करने के बाद में समाप्त हो जाए उसे समाप्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम मिनरल ऑयल निकालते, पेट्रोलियम निकालते धरती से, एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, गाड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाता है। ऐसे ही कोयला है, कोयले को हम एक बार इस्तेमाल करते, दोबारा से कोयला वहां पर वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भूमिगत जल है, अगर इसको सारा बड़ी तेजी से खींच लेंगे तो भूमिगत जल कहां से आएगा, क्योंकि तो ऊपर बारिश से ही धरती में नीचे पहुंचता है। इस प्रकार से ऐसे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा खत्म, दोबारा पनपाए नहीं जा सकते, उसे हम उन्हें हम जो है समाप्य संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा वर्गीकरण है प्रकृति की उपलब्धता के आधार पर। यहां पर जो है नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बावजूद दोबारा से नए बनाए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कैसे? जैसे हम वृक्ष, पेड़ काटते हैं तो पेड़ को काट दिया, उखाड़ दिया, कोई बात नहीं, दूसरा पेड़ लगा दो, तो ये क्या होगा? रिन्यूएबल हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आपने इस्तेमाल कर ली, सूर्य शाम को छिप गया है, कोई बात नहीं, सुबह दोबारा सूर्य निकलेगा, सौर ऊर्जा फिर पुनः स्टार्ट हो जाएगी, तो कभी खत्म नहीं होगी, तो नवीकरण हो जाएगा उसका। इसी प्रकार से वायु है, ये इसका नवीकरण हो जाता है, वायु गंदी भी दूषित भी हो जाती है तो हम उसको पेड़ पौधे लगा करके या उसको जो है बढ़िया तरीके से दोबारा से उसको ठीक कर सकते, रिन्यूएबल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं वन्य जीव है या वन है, वनों को हम लगा सकते दोबारा से, और वन्य जीव है वो उनका प्रोडक्शन होता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति की उपलब्धता के आधार पर। कुछ दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल, वो भी यही है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाए, उनको नया नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमने बताया कोयला, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एक क्लासिफिकेशन और है जो मालिकाना हक के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है। इसमें है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो राष्ट्र की सीमा के अंदर होते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे भारत है, भारत के अंदर जो झीलें भारत की हैं उन्हें हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, और जो दूसरे देश के हैं उसको नहीं कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन नहीं। जो भी संसाधन किसी देश की सीमा के अंदर होते हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार से बहुराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जो एक से अधिक राष्ट्रों के बीच की संपत्ति होती है, दोनों की मिली जुली होती है। कई बार हमें देखें दोनों की कैसे हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के अंदर जो रावी नदी है, सतलुज, ये हमारी जो नदी है रावी है, और गंगा जो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी बहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं इनका आपस में बहुराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी एक से अधिक राष्ट्र का है। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर होते हैं, सबकी उनका सामूहिक रूप से उनका स्वामित्व होता है। जैसे कहेंगे सभी का कैसे होता है, तो हम कहेंगे हमारी सूर्य की रोशनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका स्वामित्व, सभी का बराबर हक है, कोई भी सूर्य की ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकता है, कोई देश ये नहीं कह सकता कि आपने ज्यादा इस्तेमाल करी या कम इस्तेमाल करी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें हवा है, हवा भी पूरे वर्ल्ड में घूमती रहती है, ठंडे क्षेत्रों से आती है, गर्म क्षेत्रों में तो ठंडा क्षेत्र कर देती है, गर्म वाली हवा ठंडे क्षेत्र में जाती है उसको गर्म कर देती है। इस प्रकार से हवा भी चलती रहती है, तो हवा भी अंतरराष्ट्रीय
प्राकृतिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ऐसे हमारे जो मालिकाना हक के आधार पर है उनको अभी हम कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। अगला हमारा है जैव विविधता और उनका संरक्षण। ये भी हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक है। इसमें हम करते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण कैसे करें। उनका बायोडाइवर्सिटी जो होती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। हम देखते हैं कितने ही जीव जंतु हमारे जंगलों में हैं। ये हमारे देश के अंदर है, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कुछ पानी जल में रहते हैं, कुछ हमारे स्थल भाग में होते हैं, कुछ जो है आसपास क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं। तो ये जीव जंतु हैं, उनका बायोडाइवर्सिटी है, उनका प्रोटेक्शन भी कैसे किया जाए और उनका सही रूप से संरक्षण भी कैसे किया जाए, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार से। चाहे वो शेर हों, बघेरे हों, चीते हों या मोर हों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनका भी संरक्षण करते हैं। तो वो भी हम एनवायरमेंटल स्टडीज में अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोर को हम संरक्षित नहीं करें तो लोग तुरंत मार सकते हैं इसको, तो और इसकी जाति भी खत्म हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम शेरों का अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो लोग इसको गोलियों से मार सकते हैं, खत्म कर सकते, जाति खत्म हो जाएगी। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में ये भी होता है कि हमें सुरक्षित भी रखना है ऐसे जानवरों जो सदा सदा के लिए आगे जरूरत भी होती है, अन्यथा जातियां ही खत्म हो जाएंगी। जैसे हम देखते हैं डायनासोर, आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर बड़े बड़े जो जानवर होते थे, लेकिन आज वो विलुप्त हो गए हैं। इस प्रकार से अगर हम उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ये खत्म हो सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट व उसके प्रभाव, ये भी हम जो है अध्ययन करते हैं पर्यावरण में। ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुल मिलाकर के पर्यावरण अध्ययन में समस्या ही पर्यावरण जो जनसंख्या विस्फोट के कारण से आती है। तो हम देखते हैं कि हमारा लगभग 1850 तक भी ज्यादा विशेष समस्या नहीं हुई थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा भी नहीं थी। और हमारे भारत की बात करें तो 1947 तक हमारा जो देश आजाद हुआ था लगभग 36 करोड़ जनसंख्या ही थी। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे देश की जनसंख्या बढ़कर के 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से हम जनसंख्या के बारे में करते हैं कि भाई ये जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, पहले कम क्यों नहीं बढ़ी। इसके कारण भी है। जनसंख्या पहले तो इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि देश गुलाम था और कोई सुविधाएं नहीं होती थी, बीमारी होते थे, लोग मर जाते थे, भूखमरी के कारण से मरते थे, गर्मी सर्दी के कारण मरते थे, कोई सुविधाएं नहीं होती थी और आपस में लड़ाई दंगा करते थे और उनका अत्याचार भी होता था। लेकिन हमारा देश आजाद होने के बाद में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की सुविधाएं हमें मिली है। एक तो होगा मृत्यु दर में गिरावट आ गई। मृत्यु दर में गिरावट क्यों आ गई? पहले जो बीमारियों से लोग मरते थे वो इन्फेंट मोर्टालिटी होती, छोटे बच्चों की मौतें बहुत होती थी और इसी प्रकार से कोई उपचार की सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए लोग जल्दी जल्दी मर जाते, छोटी उम्र में ही मर जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि मृत्यु दर में गिरावट आने से लोग जो है 70-70, 100-100 साल तक भी जीते हैं। इससे क्या है, जो लोग पहले जल्दी मर जाते थे तो अब जो है ज्यादा जीते हैं, तो क्या है, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। और इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा भी होगी। पहले भूखमरी से ही बहुत लोग मर जाते थे और 35-40 साल भी नहीं पकड़ पाते थे और वहीं भूखमरी के कारण से मर जाते थे। हमने देखा 1920 के अंदर अकाल जबरदस्त पड़ा था और आज हम देखते हैं कि हमारे पास सुरक्षा सफिशिएंट है, खाद्यान्न के कारण से कोई भी भूखा नहीं सोता है। आज हमारे देश के अंदर लोग सरकार ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि उनकी खाद्य की आपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो गया। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की बढ़िया बढ़िया जो हॉस्पिटल्स हैं वो खुल गई हैं। पहले हम चेचक से, हैजा से, टीबी से, ऐसी बीमारी जिससे ही लोग मर जाते थे और कोई उपचार नहीं होता था, आज इनका पूरा कंट्रोल कर लिया है और इनको लोगों को मरने नहीं दिया जाता। इस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं भी बढ़ी है बहुत ज्यादा और इसी का कारण है कि आज हम जो है लंबी उम्र जीते हैं लोग। इसी प्रकार से टीकाकरण हो गया। पहले चेचक से, पोलियो से लोग मर जाते थे, हैजा से मर जाते थे, आज हम जो है पोलियो ड्रॉप्स दे देते हैं, विकलांग नहीं होते हैं बच्चे और सुविधाएं ज्यादा होने से काफी राहत मिली है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंख्या के कारण से कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती, जैसे राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव। हमारे भारत के अंदर क्या है, जनसंख्या तेजी बढ़ रही है और हमारे रिसोर्सेज बड़ी तेजी से यूज किए जा रहे हैं। जैसे पानी की बात है, जैसे कई क्षेत्रों में ऐसा हालत हो गई है कि पानी तेजी से हो रहा है और उसका मिस मैनेजमेंट होने के कारण से पानी, भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है और उसके लिए
पानी का प्रेशर, हमारा पॉपुलेशन का प्रेशर होने से पानी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधनों पर, ऐसे ही जल पर, वायु पर, भूमि पर प्रेशर पड़ रहा है। हमारी भूमि भी कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम रेलवे, रोड्स और बड़े बड़े जो हमारे बांध बनाए जा रहे हैं, हमारे अच्छे स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, इनमें जो है जमीन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है और खेती की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, लेकिन हमारे पास आदमी ज़्यादा होने से इनकी कमी होती जा रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बांध बनाए जा रहे हैं, झीलें बनाई जा रही हैं, तो इस तरह से जमीन कम होती जा रही है और राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव पड़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रदूषण की समस्या भी होती है जनसंख्या बढ़ने के कारण से। ये तो हम देख ही रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, आदमी ज्यादा होंगे तो पेड़ पौधे कटेंगे तो ये सारा प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। इस प्रकार से गरीबी का और हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। किसी घर के अंदर जनसंख्या बढ़ जाए, लोग शिक्षित नहीं होंगे तो गरीबी आएगी और गरीबी के कारण से लोग जो है और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र उसमें बना रहता है। तो उसमें क्या है, बड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करेंगे, वो समझ जाते हैं कि ज्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जनसंख्या बढ़ने से सामाजिक अशांति भी बढ़ती है। हम देखते हैं, आज हम देखते हैं तीसरे दिन जो लड़ाइयां होती रहती है। अधिक जनसंख्या होने के कारण से जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों की कम उपलब्धता, लोगों के लिए रोटी, पानी, आश्रय, शिक्षा, रोजगार, इनकी समस्या होती जा रही है। हर देश के अंदर आप देखते हैं, एक देश के अंदर समस्या आती है, दूसरे देश के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज बेरोजगारी की इतनी समस्या बढ़ रही है, चाहे वो बड़ा से बड़ा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो या और कोई हो, बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। और इसलिए हम देखते हैं सारा कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ने के कारण से ऐसा हो रहा है। और ये अब हम देखते हैं समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए भी हम जागरूक करना पड़ेगा कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो उससे हमारे पास संसाधनों का दबाव पड़ेगा। इसलिए फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। ये तो एक बताया जाना चाहिए कि जनसंख्या होगी ज्यादा तो दिक्कतें आएंगी। इस प्रकार से शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। जितना शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा, लोग आसानी से समझ पाएंगे कि अधिक जनसंख्या के कितने दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए ताकि लोग अपने शिक्षित होकर के जनसंख्या को नियंत्रित कर सके। कई स्थानों पर ऐसा भी हालत हो रही है कि जनसंख्या कम के कारण से भी समस्या हो रही है। जैसे रशिया है या यूरोपियन कंट्री ऐसे भी हैं जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या स्थिर या घट भी रही है, तो उससे और ज्यादा गंभीर हो। और ये हमारे जैसे देश के अंदर क्या है, जनसंख्या घटने के बजाय जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा उल्टा सिस्टम बन रहा है। तो दोनों ही समस्याएं हैं, कम होने के कारण से भी समस्या है, जनसंख्या होने के कारण से, और जनसंख्या अधिक होने की भी समस्या होती है। इसलिए उनका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परिवार नियोजन होना जरूरी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें हमारा एनवायरमेंटल स्टडी का हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे सुरेंद्र बोल रहे हैं ना, एनवायरमेंट का वो चैप्टर देना, वो कौन सा रह गया, अरे हमारा वो था ना यार, हाँ ये अगला, चलो इसके आगे है प्रदूषण कारण व नियंत्रण। ये हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज में। ये भी होता है कि हमारे प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या अन्य प्रकार के प्रदूषण होते रहते हैं। इससे भी इनका कैसे इसका प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए और कैसे हमारा जो है उसका नियंत्रण किया जाए, इनका सभी का टॉपिक्स वाइज जो है अध्ययन किया जाता है एनवायरमेंट स्टडी में, ताकि ये पता चले कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं को क्यों आ रही हैं। विभिन्न प्रकार की इनके पूरे होते, जैसे वन संरक्षण करना है तो पेड़ पौधे ज्यादा क्यों कट रहे हैं, इनके कारण बताएंगे और उसके कारण से उनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे हम जो है लोगों को हमारा शिक्षा के द्वारा कैसे हम उनको पौधों को बढ़ा सकते हैं, ये भी हमारा उपचार किया जाना हम एनवायरमेंटल स्टडीज का हिस्सा है। अगला है हमारा आपदा प्रबंध। देखते हैं कई बार बाढ़, भूकंप, सूखा, ये हमारे अचानक प्रॉब्लम आ जाती हैं या युद्ध हो जाते हैं अचानक, तो ये आपदा प्रबंध होते हैं। अचानक कोई समस्या आती है, उसे आपदा के लिए हमें प्रबंध भी करना पड़ता है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। ये भी अध्ययन हम जो है आपदा प्रबंध का अध्ययन है, ये भी हम एनवायरमेंटल स्टडीज में करते हैं।
और अगला है पर्यावरणीय कानून, एनवायरमेंटल लॉज की जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज की जानकारी न होने के कारण से बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। तो पर्यावरण ये अध्ययन के हमारे स्कोप क्षेत्र है, उसके अध्ययन में हम पर्यावरणीय समस्याओं की जो है कानूनी समस्याएं क्या है उनका भी हम जो है उपचार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई लोग बिना उसके कानूनी जानकारी के अपने ही खेत में पेड़ पौधे काट लेते हैं, जबकि कानून में बना रखा है कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे नहीं काट सकता, और कोई काटेगा किसी कारण से तो कारण बताएगा, और अपने जो है वहां कोर्ट्स बनी हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण लॉ की बारे में, उनको अनुमति से पेड़ पौधे काट सकते हैं। लेकिन हमें कई बार नहीं पता होता है तो हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये हमारे मिनरल्स हैं, इनको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कोर्ट ने कि भाई आप बिना अनुमति के कोई भी, चाहे वो बजरी हो, चाहे रेत हो, चाहे क्रैशर हो, आप अंधाधुंध नहीं काट सकते, इनका वेस्टेज नहीं कर सकते। तो ये सारा जो है हमारा कानून, पर्यावरणीय कानून जो है हमें पता होना चाहिए, लीगल लॉ भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर किए जाते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं शिक्षा, एजुकेशन, जो स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें भी एनवायरमेंटल स्टडीज का अध्ययन करवाया जाता है, ताकि लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में पता चल सके और निपुण विद्यार्थियों को पर्यावरण में प्रशिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि आगे हम उसका सही रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा तकनीकी क्षेत्र में भी प्रदूषण संबंधी ज्ञान नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं जैसे वीडियो ही है, इसमें लोग अनाप शनाप बातें, गाली गलौच वगैरह छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, सारे हमारे तकनीकी क्षेत्र में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अपना ज्ञान नहीं होने के कारण से लोग बहुत गलत गलत जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा हमारा जो टेक्नोलॉजिकल, और इसके अलावा भी हम जो है इंटरनेट है या अन्य चीजें हैं टेक्नोलॉजिकल की ज्ञान नहीं होता है तो हम बहुत ज्यादा इसका मिसयूज करते हैं, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से हम इसमें पर्यटन के बारे में भी, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में भी, और मैनेजमेंट के बारे में भी एनवायरमेंटल स्टडीज में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो है इसको पर्यावरणीय अध्ययन में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, ताकि एक सामान्य व्यक्ति को, और इसके साथ साथ सामान्य नहीं, हमारे जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनको भी पूरी जागरूकता के साथ अध्ययन का पता चल सके कि क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। कुल मिलाकर के एनवायरनमेंट तो वैसे तो कोई चैप्टर बच ही नहीं सकता, फिर भी मैंने बताया है कि ये टॉपिक्स हम इजीली विद्यार्थियों के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी समझाने के लिए हम पब्लिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और प्रॉपर वे से, जैसे हमारा कुछ सामाजिक मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ओजोन डिप्लीशन लेयर, कैसे हमारी ओजोन परत कैसे ऊपर से खराब होती है और किस देश के कारण से होती है, किस कारण से होती है, सारा समझाते हैं कि ज्यादा गर्मी होने से, ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से, जो जिस देशों में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो कार्बन की मात्रा ऊपर जाती है, तो ओजोन लेयर की परत के ऊपर जब ये पहुंचती है गर्मी के कारण से, तो ओजोन लेयर कट जाती है, और कटने के कारण से ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेज सीधी धरती पर आती है, जिससे हमारी पूरा जो है हमारे ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल जाते हैं, और पिघलने के कारण से क्या होता है कि हमारा वाटर लेवल समुद्रों का ऊंचा हो जाता है, और ये ऊंचा होने से हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण से ये समुद्र का तल होगा, तो हमारे किनारों पर कई तो हमारे आइलैंड्स हैं वो भी डूब जाते हैं, और किनारे हैं काफी दूर तक पानी फैल जाता है। इसको वापस हम कैसे करें, ये है कि भाई उस लेवल, वाटर लेवल को वापस इसलिए करेंगे ताकि हम पूरे क्षेत्र में जो ग्लोबल वार्मिंग हो इसको ठंडा कैसे करें। ठंडा यही है कि हम जो हमारे पर विभिन्न प्रकार की कार्बन गैसेज हो रही हैं ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हमारा पूरा वर्ल्ड गर्म हो रहा है, उसको वापस ठीक कैसे करें। तो इसका यही है कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, या हम सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें, बैटरी का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो हमारे पास जो कार्बन की निकलने वाली चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। और हम ये भी देखते हैं कि आज के आधुनिक युग के अंदर एसी का, एयर कंडीशनर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इसमें CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ती है और इससे ज्यादा गर्मी ज्यादा होती है। तो हम
साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसका भी हमें देखना चाहिए कि इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसी प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट में ये भी देखते हैं कि आजकल जो युद्ध हो रहे हैं, न्यूक्लियर वार्स की समस्या है या बहुत गंभीर समस्याएं हैं या न्यूक्लियर लीकेज जो हो जाते हैं, तो उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इनके बारे में भी हम सारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके बारे में हम पर्यावरण के बारे में पर्यावरणीय अध्ययन में हम इसका अध्ययन करते हैं ताकि सामान्य रूप से लोग जागरूक हो सके। तो ये हम एक सामान्य रूप से हम इसके अध्ययन करते हैं और मैं समझता हूँ कि मोटी-मोटी बातें सभी को लगभग समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।